नमस्कार। आज हम कलचुरी राजवंश के इतिहास की गहराइयों में उतर रहे हैं। हमारे पास कुछ दिलचस्प ऐतिहासिक दस्तावेज हैं इस बारे में। हमारा इरादा है कि इस राजवंश की जो इतना लंबा चला उसकी खास बातें समझें, खासकर मध्य भारत और छत्तीसगढ़ में उनका क्या असर रहा। और ये बात तो वाकई चौंकाने वाली है कि उनका शासनकाल, हाँ कुछ रुकावटें थीं, पर करीब 550 ईस्वी से 1740 ईस्वी तक, लगभग 1200 साल। चलिए समझने की कोशिश करते हैं इसे। तो शुरुआत होती है कृष्णराज से। इनका समय था कोई 550 से 575 ईस्वी के आसपास। फिर शंकरगढ़ प्रथम और बुद्धराज भी आए। पर 620 ईस्वी तक आते आते ना इनकी शक्ति थोड़ी कम हो गई थी। इन्हें हयवंशी भी कहते हैं। 1200 साल, ये अपने आप में ही कमाल की बात है। ये दिखाता है कि राजवंश कितना टिकाऊ रहा होगा। शायद अलग अलग शाखाओं के जरिए बदलते वक्त के साथ ढलता रहा हो। ये सिर्फ एक वंशावली नहीं है, ये तो क्षेत्रीय इतिहास में उनकी गहरी जड़ों का सबूत है। सही कहा। अब कहानी को थोड़ा छत्तीसगढ़ की तरफ ले चलते हैं। त्रिपुरी के एक शासक थे कोकलेदेव प्रथम। उनके कई बेटे थे, उनमें से एक थे कलिंगराज। इन्होंने करीब 1000 ईस्वी में दक्षिण कोसल में तुम्माण को जीता और वहां कलचुरी सत्ता की एक तरह से नींव रखी। हाँ, और ये एक बहुत अहम मोड़ था। कलिंगराज, जिनका समय 1000 से 1020 ईस्वी माना जाता है, उन्होंने तुम्माड़ को अपनी शुरुआती राजधानी बनाया। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये छत्तीसगढ़ में एक नए स्थायी पावर सेंटर का उदय था। वो इस इलाके में कलचुरियों के संस्थापक माने जाते हैं। अच्छा, कलिंगराज के बाद उनके बेटे आए कमलराज, 1020 से 1045 ईस्वी। इनके बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि इन्होंने त्रिपुरी के शासक गांगेय देव की मदद की थी उड़ीसा यानी उत्कल जीतने में। जी हाँ, इससे जरूर कलचुरी प्रतिष्ठा बड़ी होगी। देखिए, ये शुरुआती दौर था ही गठबंधनों और सैन्य ताकत से अपनी जगह बनाने का। कमलराज का गांगे देव को यह सहयोग देना दिखाता है कि वो सिर्फ अपने इलाके तक ही नहीं सोच रहे थे, बल्कि जो बड़ी रीजनल पॉलिटिक्स थी उसमें भी दखल दे रहे थे, अपनी स्थिति मजबूत कर रहे थे। तो कमलराज ने गठजोड़ से ताकत बढ़ाई, लेकिन छत्तीसगढ़ में कलचुरी शक्ति की असली पहचान शायद अगले शासक के समय बनी, रत्नदेव प्रथम, 1045 से 1065 ईस्वी। इन्होंने एक बड़ा फैसला लिया, राजधानी तुम्माड़ से रतनपुर ले गए। बिल्कुल। और ये सिर्फ राजधानी बदलना भर नहीं था। रतनपुर में वो मशहूर महामाया मंदिर बनवाना और इतने तालाब खुदवाना कि शहर को तालाबों का नगर कहा जाने लगा। ये सब क्या दिखाता है? उनकी बढ़ती हुई शक्ति, उनकी महत्वाकांक्षा और शायद एक स्थायी मजबूत शासन बनाने की इच्छा। हाँ, ये तो है। और रतनपुर का सदियों तक एक अहम केंद्र बने है ना, ये उनकी दूरदर्शिता ही थी। उसे मणिपुरा और धन धान्य से भरपूर होने की वजह से कुबेरपुर भी कहा गया है। रतनपुर के बाद अगले अहम शासक हुए पृथ्वीदेव प्रथम, 1065 से 1095 ईस्वी। इन्होंने एक उपाधि धारण की, सकल कोसलाधिपति, पूरे कोसल क्षेत्र के स्वामी। जी, और ये उपाधि सिर्फ नाम के लिए नहीं थी, ये एक दावा था पूरे दक्षिण कोसल पर उनके अधिकार का। तुम्बाड़ में पृथ्वी देवेश्वर मंदिर बनवाना, रतनपुर में दूसरे निर्माण कार्य करवाना, ये सब उसी दावे को पुख्ता करते हैं। और अमोदा ताम्रपत्र जैसे जो शिलालेख मिले हैं वो बताते हैं कि उनका प्रभाव कितना फैल चुका था। उन्होंने तो हजारों गांव दान में दिए थे। हजारों गांव। फिर आते हैं जाजलदेव प्रथम, 1095 से 1120 ईस्वी। ये रतनपुर शाखा के शायद सबसे शक्तिशाली राजाओं में से गिने जाते हैं ना? हाँ बिल्कुल, इनका समय काफी महत्वपूर्ण रहा। इन्होंने तो सोने के सिक्के भी चलाए जिन पर श्रीमद जाजलदेव और गज शार्दूल, हाथी और सिंह का मिलाजुला चिन्ह, वो अंकित था। अच्छा, सोने के सिक्के, ये तो बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। सोने के सिक्के जारी करना दिखाता है कि आर्थिक स्थिति कितनी मजबूत थी और वो पूरी तरह संप्रभु थे। फिर जाजलपुर नाम का शहर बसाना जो आज जांजगीर है, वहां मंदिर बनवाना और पाली के पुराने शिव मंदिर का जीर्णोद्धार करवाना, ये सब उनकी प्रशासनिक क्षमता और धार्मिक आस्था दोनों को दिखाता है। और सैन्य ताकत भी। हाँ, वो भी। छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर को हराना, सुवर्णपुर यानी उड़ीसा के भुजबड़ पर जीत हासिल करना, इन विजयों ने उन्हें इस क्षेत्र की प्रमुख शक्ति बना दिया था। देव द्वितीय से समय लगभग 1120 से 1135 ईस्वी। हाँ। स्रोत कहते हैं कि इन्होंने उड़ीसा के शासक अनंतवर्मन चोड़गंग उनको हराया।
जो कि एक बड़ी बात थी उस समय। और सिर्फ वही नहीं, त्रिपुरी के जो मुख्य कलचुरी थे उनसे भी लोहा लिया। हाँ, मतलब अपने ही वंश की मुख्य शाखा से साम्राज्य विस्तार पर काफी जोर था इनका, ऐसा लगता है। और साथ साथ निर्माण कार्य भी, जैसे पाली का शिव मंदिर। हाँ, उसका जीर्णोद्धार करवाया और तालाब भी बनवाए। ये शायद सिर्फ निर्माण नहीं था, सत्ता को मजबूत करने का तरीका भी रहा होगा। सही। इनके समय के 13 शिलालेख भी मिले हैं। हाँ, जो कोसंगढ़, कोटगढ़, पेंड्राबंद जैसे इलाकों में इनके प्रभाव को दिखाते हैं। इनके बाद आए पृथ्वीदेव द्वितीय 1135 से 1165 ईस्वी। इन्होंने भी निर्माण पर ध्यान दिया, जैसे विकर्णपुर महल, मतलब आज का कोटगढ़ किला। हाँ, उससे जोड़ा जाता है। और परसभट्ट में शिव सूर्य मंदिर भी। रतनपुर किले को मजबूत करना, तालाब खुदवाना, ये सब भी इनके समय में हुआ। और यहाँ इनके सेनापति जगतपाल देव, उनका जिक्र जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। वो ना सिर्फ एक अच्छे योद्धा थे जिन्होंने कई इलाके जीते, बल्कि उन्होंने राजिम के राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार भी करवाया। अच्छा, तो मतलब राजनीतिक और धार्मिक दोनों चीजें साथ चल रही थीं। बिल्कुल, सत्ता और संरक्षण साथ साथ। फिर आते हैं जाजलदेव द्वितीय 1166 से 1168 ईस्वी। इनका कार्यकाल तो बहुत छोटा रहा, सिर्फ 2 साल। हाँ, और त्रिपुरी के कलचुरियों से संघर्ष इनका भी जारी रहा। इनके एक सामंत थे ब्रह्मदेव, उन्होंने कुछ मंदिर बनवाए, जैसे संबलपुर में नरसिंहनाथ और गनियारी में दूल्हादेव। लेकिन यहीं एक मोड़ आता है। हारोद शिलालेख कहता है कि गंग राजा से युद्ध में इनकी मृत्यु हो गई। हाँ, और इस मृत्यु से राज्य में काफी उथल-पुथल मच गई, अव्यवस्था फैल गई। तो फिर? तो इसी माहौल में जाजलदेव द्वितीय के चाचा जगतदेव, उन्होंने सत्ता संभाली 1168 में। अच्छा, जिन्होंने पहले राजीव लोचन मंदिर का, नहीं, वो जगतपाल देव थे। हाँ, वो सेनापति थे, ये जगतदेव ये चाचा थे। इन्होंने अगले लगभग 10 साल लगाए शांति और व्यवस्था वापस लाने में, 1178 ईस्वी तक। ये एक महत्वपूर्ण प्रयास था स्थिरता लाने का। बिल्कुल, ये दिखाता है कि अंदरूनी और बाहरी दोनों तरह के दबाव थे। इसके बाद आए रत्नदेव तृतीय 1178 से 1198 ईस्वी। इनके समय में अकाल का भी जिक्र मिलता है, मतलब मुश्किलें भी थीं। हाँ, उस युग की सच्चाई। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि मंदिर निर्माण फिर भी जारी रहा, जैसे खरौद का लखनेश्वर मंदिर और रत्नपुर के पास पहाड़ी पर एक्वीरा मंदिर, जिसे आज महामाया मंदिर कहते हैं। वाकई सोचने वाली बात है। अकाल के समय में भी निर्माण, शायद पहले से जमा संसाधन होंगे, या फिर ऐसे मुश्किल वक्त में धर्म का महत्व और बढ़ जाता होगा। हो सकता है। इनके बाद फिर प्रताप मल्ल 1198 से 1222 ईस्वी। हाँ, प्रताप मल्ल, इन्होंने करीब 24 साल राज किया। और इनके तांबे के सिक्के मिले हैं, चक्राकार, षटकोणाकार। हाँ, गोल और 6 कोनों वाले। ये उस समय की अर्थव्यवस्था, मुद्रा प्रणाली के बारे में कुछ बताते हैं। कलिंग सेना को हराने का भी उल्लेख है इनके बारे में। और यहीं बात थोड़ी दिलचस्प हो जाती है ना? प्रताप मल्ल के बाद का समय, हाँ, करीब 200 साल का, जिसे अंधकार युग जैसा कहा गया है। जानकारी बहुत कम है। ऐसा क्यों? मतलब क्या हुआ इस दौरान? एकदम से सन्नाटा? अंधकार युग का मतलब ये नहीं कि कुछ हुआ ही नहीं, बल्कि ये कि हमें उस दौर के विश्वसनीय लिखित प्रमाण बहुत कम मिलते हैं। अच्छा। कारण कई हो सकते हैं। शायद राजनीतिक अस्थिरता बहुत ज्यादा थी, रिकॉर्ड रखने की व्यवस्था कमजोर पड़ गई हो, या दस्तावेज नष्ट हो गए हों, या मिले ना हो अब तक। इस लंबे गैप के बाद फिर बाहर साये या बारेंद्र साये का नाम आता है, जिन्होंने राज्य को रतनपुर और रायपुर शाखा में बांटा। हाँ, और फिर कल्याण साये, लक्ष्मण साये, रघुनाथ सिंह जैसे कई नाम हैं, पर जानकारी थोड़ी बिखरी हुई सी है। तो अगर हम इन सारी बातों को समेटें तो क्या चीजें मुख्य रूप से सामने आती हैं? एक तो साफ है कि कलचुरी शासकों ने साम्राज्य विस्तार, किलेबंदी और खासकर मंदिर निर्माण पर बहुत जोर दिया। हाँ, ये तो बार बार दिखता है। शक्ति प्रदर्शन भी और शायद आस्था भी। बिल्कुल।